हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव कुमार भारती। मेरे बारे में तो आप जानते ही हो। बेसिकली मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ 2018 सीजीएल बैच से और अभी करंटली पटना में पोस्टेड हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था लेट्स टॉक विद अभिनव। इसी सीरीज में आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है लोकेश राजस्थ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच लोकेश, आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। हम एक्चुअली कलीग्स हैं और उससे ज्यादा दोस्त हो चुके हैं। यस, पिछले 4 महीने से हम लोग डब्ल्यूओ का इंडक्शन ट्रेनिंग बिल्कुल साथ में कर रहे हैं। एसएस की तैयारी हमने साथ में किया है और कहीं ना कहीं यू कैन से कि मतलब मैं जब यहाँ आया था तो थोड़ा मोटा था, तो ही इज लाइक मतलब वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, जिसको देख के मैं थोड़ा सा फिट हुआ हूँ। तो सबसे पहले बाकी चीज तो पूछते रहेंगे, ये फिटनेस कैसे मतलब शर्मिंदा कर रहा बिना ये मतलब आप देख सकते हैं बंदे की नहीं फिटनेस बहुत फिटनेस फ्रीक, थोड़ा सा दिल्ली जाते हैं तो थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, पर ना इनका बहुत अच्छा वो घर में मतलब घर में खाना वाना करके बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी इनकी फिटनेस आज हम इनके बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूं ये सीजीएल 2019 से भी इनको जॉब मिली है और इनका ऑल इंडिया रैंक 24 है। ऑल इंडिया रैंक 24 है, आप देख सकते हो। और 2018 से ये डब्ल्यूओ थे और फिलहाल ये प्रयागराज में पोस्टेड है। पीडी सेंटर लखनऊ, ब्रांच ऑफिस मेरी प्रयागराज है। सब कुछ जानेंगे इनके बारे में, इनकी स्ट्रेटेजी और क्या ये जो इन्हें एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है और जयपुर मिला है राजस्थान, हाँ, मतलब, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं तो घर मिला है। ये ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, एंड तक रहना, आपको पता चलेगा। और ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, सब पता चलेगा। लेकिन एंड तक जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और बहुत लोगों को इनकी स्ट्रेटेजी जाननी होगी, आप शेयर कर सकते हो। हालांकि इन्होंने पहले भी 1-2 इंटरव्यूज दिए हैं, बट वो 2019 से पहले का है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको फिर से अपडेट करवा दूं इनसे कि पिछले 1 साल में इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई है, वो सब आप जान लोगे। पोस्ट जॉब एक्सपीरियंस बता सकते हैं, हाँ, तो काफी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले लोकेश भाई कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम लोकेश राजस्थ है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ, जोधपुर राजस्थान। मेरी सारी एजुकेशन वगैरह वहीं हुई है, जोधपुर में ही। स्कूलिंग भी वहीं से ही है और ग्रेजुएशन मैंने बीटेक कर रखी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और उसके बाद मैंने टीसीएस में पहले जॉब की थी मुंबई में। साथ साथ में कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे फ्रेंड पहले से ही। तो आपने जॉब के साथ में तैयारी किया या जॉब छोड़ गए? स्टार्ट तो पहले उसी जॉब के साथ में ही करना शुरू किया, लेकिन मैं बाद में आपने जॉब लास्ट तक पहुंचते सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आई लेफ्ट द जॉब इन 2018। उसके बाद मैं जब घर आके तैयारी की और उसके बाद में मेरा इसमें 2018 में सीजीएल डब्ल्यूओ ऑल इंडिया 54 रैंक है मेरी, और इससे थ्रू मुझे प्रयागराज मिला है। और अभी मेरी ऑल इंडिया रैंक 24 है सीजीएल 2019 में। एक्चुअली 18 मैंने एक्सपेरिमेंट वाइज, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। जब ये 54 इन्होंने बताया था तो वो डब्ल्यूओ की रैंक था, ठीक है, उसी में मैं 27 रैंक होल्डर था। और लेकिन वो सिर्फ डब्ल्यूओ के लिए था। और अभी जो 24 रैंक है इनकी, ये ऑल ओवर इंडिया है। तो ये एसएससी सीजीएल बेसिकली मतलब 15-20 लाख लोग बैठते हैं, उसमें 24 रैंक होल्ड करना। हालांकि डब्ल्यूओ में भी 54 रैंक होल्ड करना कोई इजी नहीं है, बिकॉज कि आपको अलग से एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ आपका। आपने जैसे वही से किया तो इंजीनियरिंग वगैरह किया आपने? हाँ। तो मेरी स्कूलिंग में कैसे थे? स्कूलिंग पहले मतलब मैं वैसे थोड़ा प्राइवेट स्टूडेंट में ही आता था, लेकिन हिंदी मीडियम वाला है स्थिति, तो थोड़ी इंग्लिश की दिक्कत है, मतलब थी शुरू से ही थी 12th तक। अब नहीं है? अब आप बहुत अच्छे हो आप इंग्लिश में, क्योंकि शुक्रिया। फिर बाद में 12th के बाद जो इंजीनियरिंग हुआ, उसने इंजीनियरिंग बहुत हेल्प करती है आपकी इंग्लिश को सुधारने में, करने में, क्योंकि आपके सारे पेपर इंग्लिश में हो रहे हैं और आप कई कॉम्पिटिटिव चीज़ों में बैठते हैं, इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, तो चीज़ें सीखी। उसके बाद मैं मुंबई गया, वहाँ पे मेरे यूएस क्लाइंट थे बैंक ऑफ अमेरिका के, तो वहाँ से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। ये सब चीज़ें हेल्प की हैं साथ में। सीजीएल की तैयारी में सिर्फ आप ये मत सोचिए कि 4 किताबें पढ़ ली और आपने पेपर निकाल दिया आराम से। साथ साथ में ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ये आपको सिखाती हैं बहुत सारी चीज़ें। आपकी नॉर्मल लाइफ किसी तरह आप इंग्लिश को समझ रहे हैं, आप मूवीज़ देखिए, आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। 1 सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। दैट्स ओके। तो पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज वगैरह? हॉबीज में स्पोर्ट्स, मतलब हमेशा से स्पोर्ट्स बहुत एक्टिव हैं, ये बहुत एक्टिव है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हर रोज 4-5 किलोमीटर भागता हूँ, जैसा कि सब जानते हैं, अराउंड 30-35 मिनट, और हफ्ते में एक दिन मैं 10-12 किलोमीटर भागता हूँ। लेकिन हमारे पूरे बैच में बहुत एक्टिव है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, 3rd फ्लोर में हमारा रूम है, कोई सामान छूट गया तो भाई मेरे पाँव में चोट लगे और इनको बोल दिया। ये बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। ऐसी चीज को मुझे एक्सप्लोर भी किया जा रहा है यहाँ पे, पर ठीक है, फिटनेस में हेल्प करती है। तो पर्टिकुलर अभी जो लोकेशन है हमारा, ये बेसिकली ओटी लॉन्च है। जब आप डब्ल्यूओज बन जाओगे तो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग में बेसिकली ऑफिसर्स के लिए एक लॉन्च होता है जहां पे आप बैठ के चाय वगैरह पी सकते हो, या स्पोर्ट्स रूम भी कह सकते हो, काइंड ऑफ हॉस्टल है ये हमारा। ऊपर हमारे रूम्स है
और यहाँ पे बेसिकली जो जो हमारी फैसिलिटीज है, जो जो हमें मिला हुआ है, हम यहाँ आके बैठते हैं, ये भी टीटी खेलते हैं थोड़ी देर पहले, टीटी खेल रहे थे हम लोग, ये कैरम है और ये आज चलता रहता है। आज ये इंडक्शन ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज का लास्ट डे है, तो जाते वक्त मुझे बहुत सेटअप कहीं मिला नहीं, और कल सुबह हम लोगों को अपने अपने ऑफिस से निकलना है, तो जल्दबाजी में बोला भैया यही कर देते हैं। तो आप एक तो आप इनसे ना इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जरूर सुनना क्या है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम से है और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो जरूर सुनना और ध्यान से सुनना। 10th 12th और ग्रेजुएशन के अगर आप मार्क्स बताना चाहो। मेरे 10th में मेरा स्टेट बोर्ड था और परसेंटेज मेरे 76 थे। हिंदी और इंग्लिश में शायद कम मार्क्स थे, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे थे। 12th में मैंने काफ़ी तैयारी की और उस समय मेरे 84% बने। वेरी गुड। और सो सीबीएसई से ही या फिर स्टेट बोर्ड? हमेशा से okay. स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से रहा हूँ। उसके बाद इंजीनियरिंग किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, उसमें सारा रहा। उसका मेरा ओवरऑल ग्रेजुएट में परसेंट हैं 77 के एग्रीगेट परसेंटेज हैं। मतलब उसके बाद तो तारीफ योग्य है ये मार्क्स 77। आई गॉट 60% इन ग्रेजुएशन। बाकी सीजीएल में मतलब तैयारी में देखा जाए तो मेरी 18 की तैयारी ज़्यादा अच्छी थी, और मेरी बिना डब्ल्यू के भी मार्क्स अच्छे हैं कि मुझे सीएसएस और ये वो दिल्ली की, मुझे बस दिल्ली में एएसओ की जॉब्स पसंद नहीं है, मुझे दिल्ली पसंद नहीं है। सेम एज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप दिल्ली के रहने वाले हो। एक्चुअली मेरा होम टाउन बिहार है, बट बचपन से दिल्ली रहा हूँ। तो आपने सीएसएस ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो भैया वही सेम है मेरे को। मैं पहले ऑडिटर था और मुझे समहाउ चेयर की जॉब बहुत पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा ऑडिट वगैरह करना, बाहर जाना, टूरिंग करना, मतलब एक्सप्लोर करना। आई एम नॉट काइंड ऑफ दोज गाइज जो बैठ के एक चेयर पे वो निकाल देते हैं। वो क्लैरिकल जॉब हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए नहीं लिया, बहुत लोगों को लगता है। तो हम लोगों ने इसलिए मतलब मेरा भी यही मतलब पर्सनल तो यही है रीज़न कि भाई दिल्ली एक तो पसंद नहीं मुझे, और वही क्लैरिकल जॉब। दिल्ली नहीं पसंद, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। वो ऑफेंड वैसे नहीं, बहुत में से एक मैं हूँ। मुझे रहना, क्योंकि मैं मुंबई में रह चुका हूँ, मुझे वो वाला कल्चर थोड़ा सा मतलब जो ये है फास्ट लाइफ, इतनी फास्ट लाइफ पसंद नहीं आती मुझे इस वजह से। बाकी दिल्ली और मुंबई अच्छे सिटीज हैं। ओके, जा सकते हैं। अभी आप बता रहे थे जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से साल से आपने स्टार्ट किया और कौन कौन से एग्जाम्स दिया, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, पहले ये सीजीएल 18 मेरा देखा जाए तो 4th अटेम्प्ट हुआ, नॉट 4th अटेम्प्ट। हाँ, okay. क्योंकि मैंने बताया ना सीजीएल हम लोग 14 में इंजीनियरिंग खत्म की थी, तो उस समय एलिजिबल नहीं होते थे 14 में। 15 मेरा पहला अटेम्प्ट देखा जाए तो मैं कंसिडर होगा, लेकिन मैं 14 में प्री पास कर चुका था, बट एलिजिबल नहीं थे। 15 में मैं जॉब में चला गया था। मेरे साथ में आपने एग्जाम दिया था? किसका? पेपर दिया, बिल्कुल दिया। 16 अगस्त को पेपर था मेरा, और मैं प्री भी पास नहीं कर पाया। 15 और 16? 15 सीजीएल 15 जो उस समय वैसा पेपर होता था रिटर्न, हाँ, डिजिटल वाले। मैं जयपुर गया था देने के लिए, हालांकि मैं अंडर ग्रेजुएट था उस वक्त, बट फिर भी क्या फर्क पड़ता है। मैंने मुंबई से दिया था, तो वहाँ पे यही था मेरा। मैं प्री भी पास नहीं किया, 102 कुछ यूआर की कट ऑफ गई थी, और मेरे 93 या 92 ऐसे। आई गॉट 121, स्टिल रिमेंबर, मेरा पहला था वो। तो बस वही है। तो वहाँ पे मैं प्री पास नहीं कर पाया था 15 में, लेकिन मेरे फ्रेंड उसी साल हम लोग 4 दोस्तों ने साथ में तैयारी शुरू की थी। उसमें से एक बंदा उसी साल सीबीआई इंस्पेक्टर लग गया। 15 में? ओके, ठीक है। देखा जाए उसका पहला अटेम्प्ट था, क्योंकि 14 से हम थोड़ा तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट फिर मैंने कहा चलो अब तैयारी करते हैं सही से। अब तो अभी तक तो चलो जॉब चल रही थी। 16 में मैं थोड़ी तैयारी करनी शुरू करी, और मैंने टियर 1 2 3 सब तक पहुंचा। फाइनल जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है उसमें नहीं आ पाया, क्योंकि 513 मिनिमम कट ऑफ थी टीए के लिए। और मेरे 493 मार्क्स आए थे, तो थोड़े से मार्क्स रह गया। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, एक बार और अटेम्प्ट दे देते हैं, इस बार अच्छे से तैयारी करके एटलीस्ट टीए ले लेंगे, फिर साथ साथ में करते रहेंगे। लेकिन 17 का पेपर आपको पता है, मेंस का पेपर कैसा 17 का तो भाई मैं भी उसका एक वो रह चुका हूं। और मेरी मैथ्स वीक थी, देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ी मैथ्स वीक थी, तो मतलब सीजीएल के हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरे नहीं हुआ ओवरऑल सिलेक्शन। फिर वही 493 पे फंस गया, और शायद 513 या 23 ऐसे कुछ कट ऑफ गई थी उस समय मिनिमम। 17 का मुझे याद तो फिर से 17 का भी वो खराब हुआ। 17 का पेपर एक्चुअली फरवरी 2018 में हुआ। यस, मेंस राइट। तो उसके बाद मुझे क्लियर हो गया था कि जॉब तो नहीं लगने वाली है, तो मैंने रिजाइन डाल दिया। 17 फरवरी का दिन था वो, 17 18 19 फरवरी को। हाँ वही 17 18 19 में वही कह रहा था। 17 वाले जो थे उनके कर्म सबसे खराब थे, 18 वाले वो 19, और वो 20 21 वाले जो थे वो मतलब जो पिछले कई जन्मों से उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। थोड़ा सा हो गया, चले कोई नहीं है, तो चलता रहता है। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया, और 3 महीने हमारे यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करके जून जुलाई के आसपास में जोधपुर में आ गया था अपने घर। और फिर मैंने सिस्टमेटिकली तैयारी शुरू करी, और मैथ्स में जो मेरे वीक पॉइंट, मेरे एडवांस मैथ्स थोड़ी वीक थी, मैंने उस पर जोर डाला। और प्री में मेरे बाकी तीनों में पूरे अच्छे नंबर आते, रीजनिंग में हमेशा 50 लाता हूँ, मैथ्स में भी प्री में आ जाते थे आराम से 50, इंग्लिश में भी अच्छे थे। सिर्फ मेरे जीके में नंबर आते थे 8 या 9। तो मेरा पहली स्ट्रेटेजी ये काम करनी थी सीजीएल 18 में कि चुपचाप जीके पढ़ो, खूब टाइम है। और जब गया तब पता चला कि पेपर हो ही नहीं रहा, 19 तक में हो रहा है आराम से। हाँ, ये तो हुआ था 18 थोड़ा सा खराब मतलब हम सब बेसिकली उसके ही मारे हुए शिकार हैं।
तो फिर पढ़ाई की, जीके मैंने बहुत अच्छी की, काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा जीके, और फिर मेरा सीजल प्री में बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, मैं ऑलमोस्ट 192 ऐसे कुछ नंबर आ गए थे प्री में 172 रॉ था, और इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होके नॉर्मलाइजेशन होके 192 हो गए थे मेरे। तो मेरा 18 का प्री का स्कोर बहुत अच्छा था। पर मेंस में मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने मॉक नहीं लगाया, जबकि मैंने मैथ्स और इंग्लिश उस समय इतनी थॉरो कर ली थी, इतनी अच्छी कि आराम से कुछ भी नंबर ला सकता था, पर मैंने मॉक बिल्कुल पेपर दिया ही नहीं। उसके कारण मेरे सिर्फ 154 नंबर आ पाए। देख सकते हो, मैं हमेशा कहता हूं कमी है मेरी सबसे, मॉक इज द की। 2018 में इन्होंने मॉक नहीं दिए थे, उनके कारण इनके मार्क्स कम हुए हैं। 154 आप समझिए, बहुत कम मार्क्स हैं। जो अगर मैथ्स में अच्छे हैं आप और 200 में से 154 ला रहे हैं, ये बहुत कम है। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, लेकिन अगर मैं अभी एग्जाम देने बैठूं ना, तो आई डोंट थिंक कि मैं 150 160 से ज्यादा क्रॉस करूंगा, जबकि मैं अपने टाइम में 190 और मैंने कई सारे एग्जाम्स में 200 स्कोर किया है। जो हम लोग टेक्स्ट बुक या अड्डा वगैरह के मार्क्स देते थे ना, उसमें मेरे 200 आते थे, कईयों में आए हैं। अभी मैं नहीं दे सकता हूँ जस्ट बिकॉज की मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो इनका बेसिक क्लियर था बट मॉक नहीं दे रहे थे, तो उनके कारण इनका मार्क्स आप देख सकते हो कि कितना डिप हुआ है, कम था। और इंग्लिश में 2019 में क्या किया आपने? 2019 में मेरे पास खूब टाइम था और प्री में फिर से नंबर अच्छे आ गए थे एक्चुअली, और तब तक 18 के टाइम में शायद वो यूएफएम का डर था, तो इस डर से हमें 19 का पेपर देना पड़ा, उसकी तैयारी करनी पड़ी। फिर तैयारी की, ठीक है, काफ़ी टाइम मिल गया था कोविड की वजह से भी, तो और उस समय मैंने उन सारे महीनों में रोज़ का एक इंग्लिश का एक मैथ्स का मॉक दिया, और उसी से ही मेरे नंबर ग्रो किए। मैंने कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी 18 में सारा बेसिक सब कंप्लीट कर लिया। 18 से सीखा, 19 में मॉक लगा। गलती जो 18 में गलती की मैंने, उसको सिर्फ 19 में दूर कर दी कि मॉक देना है, और उसके कारण मेरे फिर मैथ्स में नंबर रॉ भी 194 मार्क्स थे 200 में से, और मेरा 16 नवंबर को पेपर है, नॉट 18 नवंबर। और इंग्लिश में भी मेरे नंबर 191 पॉइंट कुछ थे, शायद याद नहीं है। Actually fabulous. तो अच्छा स्कोर रहा ये, बाकी नॉर्मलाइज स्कोर होके तो बढ़ जाता है काफ़ी। स्ट्रेटेजी क्या रही है आपकी, अगर आप बताना चाहो अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, और स्टूडेंट को क्या कैसे वो तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज? मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ से अच्छा चलिए। इंग्लिश बिल्कुल एंड में करेंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश जो है ना, उसमें ध्यान से सुनना है, ठीक है? इंग्लिश वाला बहुत ध्यान से सुनना, और जीके वाला भी, क्योंकि इनका जीके भी वीक था। तो मैथ्स के लिए पहले आप बताइए। मैथ्स के लिए सबसे पहले देखो बेसिक, मेरे ख्याल से सब जो मेरे ख्याल से एसएससी स्टार्ट करते हैं वो किरण से ही शुरू करते हैं, और वो सबसे ज़रूरी बुक है, सबसे ज़रूरी। आपको लोग बोलेंगे राकेश यादव की बुक लाओ, वो सब दोनों सेम है, प्रीवियस ईयर की बुक आती है, राकेश यादव की और किरण की, दोनों सेम बुक है। लेकिन राकेश यादव में कोई भी टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस के 400-500 सवाल है, ये नहीं होना चाहिए। किरण में वो टाइप वाइज है। हाँ, एक टाइप आपने पढ़ा, उस पर 20-25 सवाल कर लिए, ताकि वो टाइप आपका रेडी हो जाए, राइट? तो ऐसे करके किरण की बुक सबसे अच्छी है। बेस उसको आपको 3-4 बार करना ही है, वो रटना ही है, वो सबको पता है कि उसको आपको कई बार करना है, याद हो जानी चाहिए। और आप जब पहली बार कर लेते हैं, आपको ऑलरेडी 1000 में से 400-500 सवाल आते होंगे। जो कुछ नहीं आते हैं अगली बार सिर्फ उनको कीजिए। फिर जो वीक हो रहे हैं 30 सेकंड में आपको, मतलब आप सवाल देखिए, 30 सेकंड में आपको पता नहीं चल पा रहा ना कि क्या करना है, उस पर मार्क करके रखिए। नेक्स्ट टाइम उन सवालों को पहले करना है। ये सबसे पहली बात है मैथ्स में, ठीक है? इसके बाद आप मॉक, आपके एक बार सारे टॉपिक कर लीजिए, टॉपिक करने के बाद आप मॉक, अब आप आइए मॉक पे। अब आप मॉक आएंगे, स्टार्टिंग में नंबर आएंगे कम, क्योंकि अभी तक आपने तैयारी नहीं की। नहीं, जब आप टॉपिक वाइज करते हो, चैप्टर वाइज, तो आपका पूरा माइंड उसी पे लगा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस करना। हाँ, लेकिन अब आता है कि घूम के सवाल, जब क्वेश्चंस एक साथ जमा होगा ना भैया, तब दिक्कतें आती है, राइट? तो उस समय आप जब मॉक देते हैं तो आपके पहली बार नंबर कम आएंगे। फिर आप अपने नोट करके रखिए कि किस टॉपिक में कहाँ कमी पड़ रही है, उन टॉपिक को पर्टिकुलर फिर से जोर लगाइए उस पर, ताकि आपका ये मैथ्स की बढ़ जाएगी, ठीक है? इसके बाद अब क्या होने लगा, अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव आ गया जब से टीसीएस आ गए 2018 के बाद। अब ये आने लगे, पहले 17 का पेपर तो थोड़ा सा अलग ही था, उसमें आए थे भले क्वांटम कैट के सवाल, लेकिन आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो सफिशिएंट, तो वो सफिशिएंट है ही। हाँ, मतलब 2017 का पेपर लोग कहते हैं मुश्किल है, हालांकि पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो वो बहुत अनफेयर था उस वक्त, लेकिन अब अगर ऐसा आ भी जाता है पेपर तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि अगर आप उसी के अकॉर्डिंग स्कोर करते हो तो वो नॉर्मलाइज करके वो मार्क्स को बढ़ा जाएगा। आप देखिए, आपकी जितनी तैयारी है, अच्छी तैयारी कीजिए। फिर अब अगर आपके नंबर, मैं 19 में जो तैयारी की बात बताता हूँ, मैंने इतनी तैयारी कर ली ना कि मुझे ये था पेपर में बिना डर के गया। मैंने कहा 200 में से 150 भी आएंगे ना, अगर मेरे 150 भी आ रहे हैं, मैं मॉक में इतना अच्छा चल रहा हूँ, अगर मेरे 150 दुनिया के भी आएंगे, बस यही है, मेरे आएंगे कम तो दुनिया के भी आएंगे, क्योंकि मैंने तैयारी कर रखी है। तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस लाइए, वो आएगा ऐसे। आप जब खूब सारे मॉक लगा देंगे, आपकी आजकल तो एसएससी ट्यूब और वो क्या आता है, अड्डा बहुत सारे हैं, ऑली बोर्ड, टेक्स्ट बुक का काफी अच्छा है, बट टेक्स्ट बुक के साथ आपको एक और रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो
लिमिटेड भी है, मतलब हाँ, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो साथ में अगर करोगे ना 2-3 करके, तो क्योंकि देखो आपको बहुत सारे मॉक्स देने हैं। मुझसे कोई पूछता है कि भैया कौन सा मॉक लेना चाहिए, तो मैं टेक्स्ट बुक नहीं बोलूंगा, मैं कोई एक नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको इतने मॉक्स देने हैं ना, आपको जितनी भी कंपनीज है ना, मेरे को लग रहा है 8-10 होंगे ना, सबके गो थ्रू करने पड़ेंगे। बुक से ज्यादा बेनिफिशियल है, एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा, मतलब जो आप 70, 80, 50, 60 देखे जाइए, अगर 90 दिन के अंदर अंदर में प्री मेंस हो रहा, तो बीच में आपके कम से कम 60-70 टेस्ट हो जाने चाहिए, आप देखे जा रहे हो। मैथ्स में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इनमें, कि अगर आपका बेसिक अच्छा है, पेपर अगर डिफिकल्ट भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कि 2017 में पेपर बहुत मुश्किल आया था एंड आई गॉट 154 और 155, ठीक है। अच्छा, वो मतलब 2017 का जो है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी मित्र को जानते हो जिसके इससे ज्यादा है तो मेरे को कमेंट में बताया, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ एक लोग से मिला हूँ। तो मतलब जस्ट बिकॉज कि मेरी मैथ्स अच्छी थी तो पेपर डिफिकल्ट भी हुआ तो फर्क नहीं पड़ा, कम नंबर आए लेकिन दूसरों से बेटर आ गया। 2017 से मेरे 123 नंबर आए, तो आप समझ लीजिए ना, गैप आ गया 2017 से। मैं आपको बता रहा हूँ 2017 से सीख लेके फिर मैंने क्वांटम कैट किया था, तो आज फिर मतलब मैथ्स और ज्यादा इंप्रूव हो गया, आप कह सकते हो। 18 के बाद से क्या होता है, जब से टीसीएस आई है ना, तो इसने क्या करना शुरू किया, पहले एडवांस मैथ्स टफ आती थी, अरिथमेटिक बहुत सिंपल आती थी। अब टीसीएस ने थोड़ा सा पैटर्न बदला है, अब इसकी आती है अरिथमेटिक टफ भी कुछ नहीं आ रही है, वो सिर्फ कैलकुलेटिव आ रही है। तो अब आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, आपको हल्का हल्का कैलकुलेशन पे भी अपना काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इनडेप्थ समझिए, अरिथमेटिक को थोड़ा सा इनडेप्थ समझिए। अच्छे सवाल आने लग गए हैं आजकल, प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़े लेंथी हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए, सवाल ज़्यादा कीजिए, वो करने पड़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी जस्ट बिकॉज कि देखो ऑल इंडिया रैंक 24 से बात कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि जितना ज़्यादा इनसे निकलवा सकूं मैं निकलवाऊंगा। ये तो मैथ्स की बात रही, फिर रीजनिंग के लिए कुछ स्पेशल किया आपने? रीजनिंग एक्चुअली देखो, जनरली देखा जाए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या कोई भी होगा, थोड़ा मैथ्स का स्टूडेंट की लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी अच्छी पहले ही अच्छी होती है। वो 50 में से 35 तो पहली बार में पहले ही ले आओगे, 30-35 ले आते हो, वो मेन 15 मार्क्स की तैयारी करनी है। अब क्या होने लगा, जब से टीसीएस में आया, इसके 5 सवाल टफ आने लगे हैं, वो एरर कोडिंग वाले या ऐसे कुछ 5 जो सवाल आते हैं, फाइंड ऑड वन आउट नहीं, वो तो फिर भी सिंपल है। एक मिसिंग नंबर वाले थे ना, वो सवाल थोड़े टफ आने लगे हैं, 5 सवाल। उन पे आप अभी 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में सीजीएल के पेपर हो चुके हैं, प्री सीपीओ के पेपर हुए होंगे, खूब सारे सीएचएसएल के पेपर हुए होंगे, इतने पेपर जीडीवीडी के पेपर होंगे, इन सब की रीजनिंग के सवाल उठाइए और उनके सवाल कीजिए। नहीं तो पिनाकल की शायद बुक आती है, पिनाकल की, उसने रीजनिंग के अलग करके रख पिनाकल, ओके। तो पूरे रीजनिंग के सवाल उसके लीजिए, और इन 5 टॉपिक पे अगर आप सवाल करने लग जाएंगे ना, इन टॉपिक पे सवाल करने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद आपकी आराम से रीजनिंग क्लियर होने लग जाएगी। उनके जैसे ही आप सवाल करेंगे 5 के खूब सारे सवाल करने लग जाओगे, वो टॉपिक के भी आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप आराम से 45 से 50 के बीच में स्कोर कर लेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ वो 5 सवाल फंसाते हैं। अब आते हैं जीके पे। बिल्कुल, जीके की तैयारी आपने कैसे की? जीके की जो मेरी एक्चुअली तैयारी है वो गलत है, देखा जाए तो। एसएससी जनरली कई लोग होते हैं जो ल्यूसेंट की बुक आती है, राइट, वो रट लेते हैं। कुछ लोगों में क्षमता है, मुझ में ये क्षमता नहीं है ऐसी वाली। तो हालांकि ल्यूसेंट किताब बहुत अच्छी है, किताब एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किताब। अगर कोई आदमी ल्यूसेंट कर सकता है ना, तो उसे कोई और किताब के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास वक्त भी ज़्यादा था, तो मैंने एक के लिए खूब ज़्यादा मेहनत कर ली। पर्टिकुलर कर ली। हिस्ट्री है तो पूरी 11th-12th की मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की किताब पढ़ ली पूरी, जबकि आता क्या 200। अगर आप बिगिनर हो, आपने ना कीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, मतलब मैं आपसे सहमत या असहमत की बात नहीं है। अगर आप सेकंड ईयर में हो और आप तैयारी आपने स्टार्ट किया है, तो अगर आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर लोगे ना, तो फ्यूचर में यूपीएससी पीसीएस का दरवाजा भी खुलेगा, सब खुल जाता। सही है, ये भी बेनिफिट है। तो मतलब आपका जो स्ट्रेटेजी है जीके का, वो कहीं से भी बेकार नहीं है। अगर आपको कोई कहता हो कि आपने एनसीईआरटी किया, तो एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज कि आपके पास टाइम था। एग्जैक्टली, 3 महीने बाद एग्जाम है और मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूँ, वो बेकार है। फिर आप ल्यूसेंट के लिए जाओगे। तो इन्होंने बेसिकली सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी उठाई और फिर ल्यूसेंट किया आपने? ल्यूसेंट नहीं, मैं ल्यूसेंट अभी भी नहीं कर पाता, मुझे थोड़ी उसमें दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों। बहुत लोगों को आती है, इंक्लूडिंग मी। पर्सनली मेरे को बुक बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे से कभी हुआ नहीं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदी मीडियम से आते हैं, और हिंदी मीडियम अगर आपका बैकग्राउंड है तो फिर इंग्लिश में जाना थोड़ा सा टफ होता है। तो कैसे आपने वो टैकल किया आपने आपको? ये सबसे ज़्यादा तकलीफ एक्चुअली 12th के बाद हुई थी, कॉलेज में।
पर मैं ये समझता हूँ कि 4 साल मेहनत कर ली है अगर इंजीनियरिंग में, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। देखो ये अगर जो लोग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और बिल्कुल थ्रू आउट ग्रेजुएशन कई लोगों की सिर्फ हिंदी मीडियम से हो रही है, मैंने उन भी लड़कों को देखा है वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं इंग्लिश में, और आज वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से अच्छे नंबर ला रहे हैं। मैथ से ज़्यादा अच्छे नंबर वो इंग्लिश में ला रहे हैं। कई लड़के हैं ऐसे 180 190 हमारे साथ है, कई बच्चे ऐसे, हमारे साथ ट्रेनिंग में बहुत हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो आपको, हमें लगता है कि बिहार के लोगों को, बिहारियों का थोड़ा बहुत वीक होता है, बट मैं आया हूँ यहाँ पे, हमारे साथ 5-6 लोग हैं, उन सबकी इंग्लिश क्या जबरदस्त है, जबरदस्त, मतलब वीक भी नहीं, जबरदस्त। अभी हरियाणा का है, अभी जो आपने देखा होगा पीछे एक लड़का है, वो ऑल इंडिया रैंक 1 CGL 2018 AA से है, उसका इंटरव्यू तो मैं डाल चुका हूं। रुकिए, एक जरूरी फैक्ट उनके बारे में, उनके इंग्लिश में नंबर 200 में से 190, मतलब उन्होंने 199 क्वेश्चन किए, उनके 198 क्वेश्चन राइट थे। बताओ ये इंग्लिश का हाल है इनका। 197.5। पीछे हरियाणा का भी एक लौंडा था, मतलब लड़का था, लौंडा है जस्ट बिकॉज कि मैं भी दिल्ली से हूँ और उन्हीं के साथ हूँ, हमारे मुंह से निकल जाता है। तो इस भाई की भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जबकि हरियाणा में लोग कहते हैं कि भैया हरियाणा वेस्टर्न यूपी से हो या बिहार से हो तो आता नहीं है। भैया वो प्रॉपर ऐसा नहीं है, आपको एक्सेंट के साथ बोलने तो है नहीं। हाँ, पेपर देना, आपको ग्रामेटिकल रूल पता होने चाहिए, और बस उसके बाद में आपको कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपको। तो उसको पढ़ने के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या है। सबसे बेसिक चीज़, प्लेटो पैरामाउंट एक बुक आती है सबसे पहले, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सबको पता होगा, नीतू सिंह की बुक आती है, आप उससे ग्रामर कीजिए, ज़रूरी है। और जो किरण की बुक मैंने आपको मैथ्स में बताई, वही किताब मैं किरण की आपको इंग्लिश में बताऊँगा, ले आइए उसको, ठीक है। आपने ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं उसके सवाल लगाइए उसमें से, फिर वही एरर ये वो, आप सीधा पहले तो एक इंग्लिश का टेस्ट दीजिए। सबसे पहले आपके 200 में से बहुत कम नंबर आएंगे, और आप देखिए कि आपकी सबसे ज़्यादा वीक क्या है। एरर, फिर जैसे मान लो कई लोग सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, वो इजी है और स्कोरिंग है, और इसके कम से कम 45 सवाल आते हैं, और लोग अगर उसमें एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों मिला के अराउंड 55 है, 30 और 25 ऐसे कुछ सवाल आते हैं। अभी चेंज हुआ होगा 19-20 में, तो मुझे नहीं पता, बट 18 तक यही था, 19 में भी यही था, 30 और 25, 55 मार्क्स का ही। तो आप एटलीस्ट इनमें पूरा स्कोर कीजिए, इसमें एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यस, क्योंकि लिमिटेड रूल्स हैं, कुछ वो कितना भी घुमा ले लिमिटेड से ऊपर नहीं आएगा, पता चल जाता है, ऑप्शन से आप काट सकते हो कि ये हो ही नहीं सकता। तो आप वो प्रीवियस ईयर वाले ये कीजिए, और मॉक, मैं इंग्लिश के लिए मॉक बता दूं आपको, कोई दूसरे देने की जरूरत नहीं है। 2012 से लेकर अभी तक जो भी एग्जाम हुआ प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर लगाए। क्यों? क्योंकि TCS अब सिर्फ रिपीट कर रहा है पुराना सवाल, सिर्फ पुराना सवाल रिपीट कर रहा है, चुन के। इंग्लिश बहुत इजी हो गया है, इसीलिए इजी हो गया क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, तो आप उसमें स्कोर कीजिए आराम से। प्रीवियस ईयर के मॉक भी प्रीवियस ईयर के लगाइए, और जो पढ़ने की किताब भी किरण प्रीवियस ईयर है उसी को कीजिए, जो एक टॉपिक वीक है पर्टिकुलर उसके कीजिए। और ये तो हुई नॉर्मल ग्रामर और उसकी बात, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की बहुत जरूरत होती है। आप क्लोज टेस्ट में कम नंबर लाएंगे, आप पैसेज में कम नंबर लाएंगे, अगर आपकी इंग्लिश की समझ कम है तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए। आपका इंटरेस्ट अगर कोई नॉवेल पढ़ने का है, नॉवेल पढ़िए। आपका इंटरेस्ट मूवी देखने का, सबटाइटल लगा के, लिमिट में, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पर सबटाइटल लगा के एटलीस्ट मूवी देखिए। आपका ऑडियो में सुनने का, ऑडियो बुक्स आती हैं, यहाँ अखबार पढ़ने को बता दिया, यहाँ नॉवेल पढ़ सकते हैं आप, जो भी आपको पढ़ने का हो। 1 घंटा 2 घंटा रीडिंग इंग्लिश की जरूर दीजिए, समझ बढ़ाइए इसकी। जो फर्स्ट सेकंड ईयर में है उनको तो ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो एक्चुअली आपके UPSC में भी काम आ जाएगा। आप अखबार शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर शुरू कीजिए। इंग्लिश के बिना अब आप नहीं रह सकते, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश के बिना मतलब कहीं पे भी चलो स्ट्रगल ही करोगे, कर लें, आगे चल के स्ट्रगल करें, जॉब करने में भी दिक्कत आएगी आपके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ऑफिसर्स बनते हो तो 70 to 80% काम इंग्लिश में करना होता है। सर बिल्कुल सही है। लेटर्स आते हैं वहां से हाई लेवल के, आप रिपोर्ट्स बनाते हो इंग्लिश में, तो आपको सब कुछ इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और आपका मतलब थोड़ा ऑफिस का माहौल भी अच्छा रहेगा, माहौल भी अच्छा रहेगा, थोड़ा पर्सनालिटी काफी इंप्रूव होगी अगर आपको इंग्लिश आती है तो। कीजिए, जरूरी काम। तो बुक लिस्ट में आपने मैथ्स के लिए बताया है किरण पब्लिकेशन पहले, हाँ, और फिर मॉक लगाइए, और जो वीक हो रहे हैं उन टॉपिक, और पहले टॉपिक कर लीजिए, कहीं से पहले पढ़ लीजिए। मतलब आप या तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे सारे। एडवांस मैथ्स के लिए पवन राव सर के वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पे सारे, मेरे भी। और ऐसे कई फैकल्टीज हैं, मतलब आपको मिल जाएगी आराम से, मैथ्स के एडवांस मैथ्स के मिल जाएंगे, वो कीजिए। वही वीक रहती है पहले। और अरिथमेटिक में भी एक बार फर्स्ट टाइम जो न्यू बिगनर्स हैं, मैं ये जो स्ट्रेटेजी भी बताई है, ये उन लोगों के लिए जो नंबर ला पाते हैं बस सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं और टूट रहे हैं। 2 बातें हैं, कई लोग टूट के छोड़ देते हैं CGL। मैं हमेशा सब जिनसे भी बात करता हूँ उनको ये बोलता हूँ, देखो 2014 से लगे हुए हैं। अब आप समझ लीजिए, मुझे देखा जाए तो मैं अभी 29 ईयर्स का हूँ, राइट। तो इतने साल हो गए, अब मैं जाके जॉब हुआ मेरे को अभी के 6 महीने हो रहे हैं इस वाली 18 वाली में। तो आप वजह समझिए, पेशेंस अपना मत तोड़िए किसी भी सूरत में। और लोग दूसरी चीज़ करते हैं, बैंक में स्विच कर जाते हैं। देखिए, आप बैंक में जाएंगे और फिर वहाँ पे आपको आपके कलीग कहेंगे कि यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो, कुछ और तैयारी, फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा। साल भर आप रुकिए,
सीजीएल में थोड़ा सा और जोर लगाइए और इस जॉब को पाइए, और फिर आपको, मुझे नहीं लगता कभी रिग्रेट रहेगा। आप यूपीएससी की तैयारी अपने हिसाब से कीजिए, पर आप नहीं भी करते हैं तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैं सीजीएल की जॉब ही लेके खत्म कर दिया और आगे कुछ नहीं किया। जीके के लिए जैसे इन्होंने बताया, जीके के लिए आपको बुक्स पढ़ी मैंने तो, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी है इन्होंने, और करंट अफेयर। देखिए आपके जब तक 3 सब्जेक्ट पहले रेडी नहीं है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश अगर रेडी नहीं है, डोंट गो फॉर जीके एवर। जीके आपको सबसे लास्ट में करना है। पेपर में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, करंट अफेयर पढ़ के चले जाइए, लास्ट के 3-4 महीने 5 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाइए। और आजकल जीके इतना रैंडम हो गया है, इतना रैंडम कि आप खूब सारा पढ़ लेंगे फिर भी सवाल नहीं आएंगे, इसलिए उसको सबसे लास्ट टाइम दीजिए। वो सवाल आ ही नहीं रहे, आजकल बदल चुका है सारा माहौल। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर और जो प्रॉपर आपका जो टॉपिक वीक है आप उस पे काम करो। और मैथ्स के लिए आपने बताया पहले किरण की बुक, पहले किरण, और अपने टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए आपको। मतलब वीडियो देखिए, कोई फैकल्टी के देखिए, जो देखने देखिए, आप पहले टॉपिक क्लियर कीजिए, ये बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में मॉक, और जो टॉपिक वीक हो रहा है उनकी वापस सवाल कीजिए। अब एक क्वेश्चन जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे कि 2018 से आपको डबलयू मिला है, 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर घर पे। एक्चुअली हाँ, 18 की जॉब तो क्या ले रहे हो आप, मतलब जा रहे हो डबलयू छोड़ के या फिर? अब देखा जाए तो मैंने 18 की जॉब एक्सपेरिमेंट वाइज ली थी कि भाई 19 में मुझे मेंस के बाद पता चल गया था कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, अपना होम स्टेट ले लेंगे चुपचाप। 18 के टाइम में मैंने कहा अभी सिर्फ कुछ भी ले लेते हैं, अपन डबलयू ले लेते हैं। मेरे पापा चाहते थे अकाउंटेंट टाइप जॉब लो, मैंने ले ली। अब मुझे मिल गया है प्रयागराज, आया, मैंने कहा ठीक है साल भर काम करना है, फिर अगले साल तो होम स्टेट मिल रहा, घर मिल रहा, क्या जरूरत है। लेकिन मैं सच बता दूं, डबलयू के लिए सिर्फ मिथ है मार्केट में, बाजार में पता नहीं कि शायद ये कारण हो सकता है कि स्टेट की आपको पहले नहीं पता होता कि स्टेट में वैकेंसी कितनी है, सिर्फ ये एक कारण हो सकता है नेगेटिव, वरना आप इस जॉब से पूरी तरह सेटिस्फाई होंगे। एक तो ये गस्टेड पोस्ट है, इसमें इंक्रीमेंट है, इसकी सैलरी पहले ही दूसरों से ग्रेड पे आपको पूरे करियर में 4 या 5 इंक्रीमेंटल एग्जाम्स होते हैं, 4 इंक्रीमेंट के एग्जाम, मतलब आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है वो तो है ही है, आप इंक्रीमेंटल एग्जाम भी दे सकते हैं, और नॉर्मल 4800 ग्रेड पे जा रहे हैं, 4 साल में आप बाय डिफॉल्ट लेवल 9 पे हैं। और उसके अलावा भी अगर आपने इंक्रीमेंटल एग्जाम दे दिया तो ऑन एन एवरेज 1500, मतलब 2200 से 2500 रुपए बढ़ता है, 3% बेसिक में। एक साल का 30,000, 30 साल का करियर है, ऐसे 4 आप सोच सकते हो कि कितनी, मतलब अराउंड 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी आप 10-12 साल बाद एक्स्ट्रा इसलिए उठाओगे सिर्फ क्योंकि आपने वो एग्जाम्स निकाले। दूसरा बहुत, ये तो चलो सैलरी इंक्रीमेंट ठीक है, दूसरा जॉब सेटिस्फेक्शन जो होता है। देखो ट्रैवलिंग में कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रही है, कारण बड़े मेजर फैक्टर। बट अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप उनको वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ भी मिल जाता है, बहुत है कि नहीं मिलता है। हाँ, आप ऑफिस में भी अपना टाइम निकाल सकते हैं, एडमिन में भी तो, हेडक्वार्टर में भी तो चाहिए लोग काम करने के लिए, तो उसमें भी रख लेते हैं, सारे कंसिडर होते हैं फैक्टर। इसके अलावा आपके ना जो भी स्टेट मिलता है उसकी प्राइम सिटी, मतलब या तो कैपिटल सिटी होगी या उससे एक सेकेंडरी वाली सिटी होगी, कोई आप मतलब मैक्सिमम कैपिटल में ही जाते हैं। आप जीएसटी लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं जो अदर देन एएसओ है, दिल्ली को छोड़ दें अगर, तो जो इनकम टैक्स और ये हैं, तो इनमें आपको कई डिस्ट्रिक्ट अलग अलग मिल सकते हैं। डबलयू में आपको ये खुशी है कि आप एक मेन सिटी में रहेंगे, कैपिटल सिटी में रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर मतलब आपकी लाइफ स्टाइल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा रहेगा, आप अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो इन सब ये सारे फैक्टर हैं, मैं इनके फैक्टरों के हिसाब से बहुत अच्छा इसको कंसिडर कर रहा हूँ, और मेरा मन नहीं है जीएसटी जाने का। तो जा रहे हो नहीं जा रहे हो? जहाँ तक है नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हो, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं भैया डबलयू की जॉब ये, मैं एक दिन मेरा एक वीडियो है डबलयू पे जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि मतलब डबलयू के जॉब करने से अच्छा है कि आप बेरोजगार। मैं हालांकि ऐसे कमेंट्स डिलीट कर देता हूं जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता हूं कि उसको कोई देख के ना थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हो, क्योंकि भैया पहले आप जॉब लो फिर जॉब को जज करो, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि इस भाई ने जॉब लिया है, डबलयू बने हैं ये, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 24 ला के वो घर पे जा रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, बट छोड़ रहे हैं ये, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, अभी ये आपको यहाँ कंफ्यूज दिख सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं है, जहां तक पूरी तरह ये से मतलब यूं कह लो कि आप 90% चांस है कि ये डबलयू ही ऑप्ट कर रहे हैं। कि एक्चुअली जॉब अच्छी है, आप समझेंगे जॉब करने के बाद अच्छा है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट जाओगे, उन डिपार्टमेंट को सीखने को मिलेगा, आपको सीपीडब्ल्यूडी, जीएसटी, इनकम टैक्स सबकी जानकारी, इतनी डाइवर्सिटी है इस डिपार्टमेंट में, इतनी डाइवर्सिटी और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलने वाला, जो स्कोप है लर्निंग का वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो भैया मैं अपनी बात बता देता हूँ भाई साहब, मैंने सबसे पहला चॉइस मेरा डबलयू था, जस्ट सेम, और सेकंड पे मैंने स्टेट को रखा था कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं सीएसएस लेके दिल्ली रह सकता था, बट मुझे डबलयू बनना था, बस वही। मतलब आई वॉज रेडी टू गो टू गुजरात और नॉर्थ ईस्ट, कहीं मिल जाए, ठीक है। डबलयू की जॉब लेनी है भैया, पहला ही डबलयू की लेके पहले फिर कहीं भी जाना पड़े। ओके, एट द एंड यहाँ पे इंटरव्यू खत्म होता है, एक
कोई किताब, कोई हॉबी, कोई पैशन जो बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहो पढ़ाई के साथ? मुझे तो वैसे स्पोर्ट्स पसंद है और जनरली मैं जिम से ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स ही पसंद करता हूँ बेटर। पर हाँ, नावल वगैरह की बात भी अगर नहीं भी करें तो एक बुक मैं बताता हूँ इंग्लिश में, प्रॉब्लली यहाँ काम आएगी आपके सीजीएल वगैरह में, लेकिन वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है, उसको हम लोग गीता की तरह मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो बुक बहुत अच्छी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ी नहीं भाई साहब, मेरी इंग्लिश वीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने प्रोनाउंसिएशन में इतनी हेल्प करता है। एक तो वर्ड के रूट, आपको कोई अननोन वर्ड भी आएगा उसको तोड़ के उसका मतलब बता सकोगे, आपने पढ़ा भी नहीं वो वर्ड कभी, लेकिन वो वर्ड पावर मेड इजी बुक में उसके रूट को समझाता है ताकि आप तोड़ के उस वर्ड का मतलब समझ जाओ कि ये होगा इसका मीनिंग रफली। तो ये चीज हेल्प करती है, तो उसको लाइफ टाइम रखिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अपने पास रखिए। मैं वो बुक परचेज करूंगा क्योंकि आपसे पहले भी एक उज्जवल भाई है, उज्जवल गुप्ता, उन्होंने ही ऑफिस में है, हम लोग सेम ऑफिस में है, तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था। तो आई थिंक अब मुझे भी स्टार्ट कर देना चाहिए वो। आप मतलब उसको सिर्फ सीरियल को छोड़ दीजिए, उसको हमेशा रखिए अपने पास, वो बुक बहुत अच्छी है। मैं इसलिए सबको सजेस्ट जरूर करता हूँ वो वाली बुक। थैंक यू सो मच लोकेश भाई यहाँ आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। अरे बहुत कुछ सीखा होगा आपने इनसे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आप इनसे खुद पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दो। आई कैन प्रॉमिस ये कमेंट कर देंगे, ठीक है भाई, कर देंगे, डोंट वरी। ये मेरी गारंटी है, मैं जबरदस्ती करवा लूंगा इससे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हो कि अपनी कहानी, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाना, देखो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। इट्स नॉट लाइक कि आप फ्लॉन्ट कर रहे हो यहाँ पे आके, लोग सच में सुनना चाहते हैं आपको। तो आप यहाँ आओ, अपनी बात रखो। अगर आप किसी और स्टेट में हो और आपको लग रहा है कि मैं मुझसे नहीं मिल पाओगे, तो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई मेरा दोस्त जरूर रहा होगा या होगा, मैं उससे आपकी इंटरव्यू करवा दूंगा। लेकिन आप अपनी स्टोरीज यहाँ डालो, फिर भी होता है तो हम ऑनलाइन कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे ना कैसे वो मतलब अरेंजमेंट कैसे करवानी है वो मेरी गारंटी है। आप अगर तैयार हो तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, पीछे नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इनके भी प्रोफाइल का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा ताकि आप इनसे भी डायरेक्ट कनेक्ट होके इनसे आप पूछ सकते हो। और अगर ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो तो आप मुझे बता देना, मैं आराम से दे देगा, दिक्कत नहीं। हमेशा हम प्रेफरेंस फॉर्म पे भी मतलब गाइड कर सकते हैं। प्रेफरेंस, हाँ, यहाँ पे कई लोग कोई भी क्वेश्चन, देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने बैंक के एग्जाम्स निकाले हैं, मैंने एलआईसी क्लर्क निकाला है, मतलब ऑन एन एवरेज 10-12 एग्जाम्स मैंने भी निकाले हैं। अगर आप, मैं अभी भी जो भी लोग आए हैं 19 जन हम लोग जो फ्रेंड्स हो गए हैं, 4 महीने साथ हो गए, भाई जैसे हो गए हैं सारे, इतने डाइवर्स फील्ड से हैं ना सब लोग, आपको लगभग हर एक चीज में कुछ ना कुछ गाइड प्रॉपरली कर जरूर देंगे। आप क्वेश्चंस पुट करो, आंसर्स कहां से निकलवाना है, किससे जानना है, आप वो भी लिख दो कि भैया मुझे ये जवाब चाहिए किसी एक्साइज इंस्पेक्टर से, तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर से वो जवाब निकलवा दूंगा। इतने हैं डाइवर्स लोग हैं हमारे कांटेक्ट में, तो मिल जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दो और लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।